हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे पैगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग फिर से जुड़े हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं। हम डिस्कस करेंगे 3 नवंबर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कुछ पहले एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। डेली अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो आपको अच्छे से पता होगा, पहले हम कुछ करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, देन हम डिटेल एनालिसिस करते हैं जो भी रिलेटेड न्यूज़ होता है, और कुछ वापस हम कुछ स्टैटिक से रिलेटेड भी बातें करते हैं। कुछ पुराने न्यूज़ जो हफ्ते भर पहले जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहे हैं उनको भी एक बार रिकॉल करते हुए चलते हैं। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, कितने ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है इम्प्लीमेंटेड अ मिनिमम बेसिस पॉलिसी, यानी कि कम से कितना ऐसा मिनिमम वेज होना चाहिए यानी कि सैलरी होनी चाहिए पॉलिसी टू इंश्योर फेयर पे फॉर देयर गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। गिग वर्कर्स के क्या होते हैं, जैसे कि ना आपने जोमेटो, स्विगी, ओला, रैपिडो, इन पे जो काम करते हैं या कुछ डेली छोटे मोटे काम करते हैं उनको गिग वर्कर्स कहते हैं। ऐसे जो काम होते हैं ना उनको गिग वर्कर्स कहते हैं। तो ऐसे कितनी कंपनीज हैं, ठीक है, ऐसे कितने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने मिनिमम वेजेस फिक्स किया है। अब इधर देख लो, जो मिनिमम वेजेस तो फिक्स किया है, ठीक है, मिनिमम जो वेजेस है यानी कि देख लो इधर कितने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने अपने गिग श्रमिकों के लिए उचित वेतन सुनिश्चित किया है। वेजेस यानी वेतन, मिनिमम वेजेस यानी कम से कम कितना वेतन है जो फिक्स कर दिया है कि इतना वेतन यानी इतनी सैलरी तो हम हमारे गिग वर्कर्स को देंगे ही देंगे। बट उनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा है कि वो जो मिनिमम है, ठीक है, जो मिनिमम वेज है यानी कि मिनिमम वेतन है वो कैसा है, वो काफ़ी है उनके लिए। वो मीन्स अपने डेली के खर्चे वगैरह उससे निकाल सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस कर सकते हैं, उनकी जो भी है ना डेली का खर्चा है जैसे कि खाना पीना, दवाइयाँ, ऐसे जो काम होते हैं वो सारा उनके लिए सही है। तो ऐसे बहुत कम ऐसे हैं, कितने हैं, 3, कितने, 3 ही ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, ई कॉमर्स कंपनीज है। कौन सी कंपनीज है, ई कॉमर्स ऐसी 3 कंपनीज हैं। ओके, गिग वर्कर्स की बात करें तो अभी कुछ टाइम पहले झारखंड, ओके, कौन सा स्टेट, झारखंड एक ऐसा पहला स्टेट बन गया जिसने क्या किया है कि अपने जो उसके स्टेट में, झारखंड में जितने भी गिग वर्कर्स हैं, गिग वर्कर का मतलब तो समझ ही गए होंगे अभी तक आप, जितने भी गिग वर्कर्स हैं उनकी बेसिक यानी कि जो यही मिनिमम जो वेज है, वेतन क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है कि मिनिमम इतना वेतन तो रहेगा ही। और उन्होंने क्या किया है, 3 कैटेगरी बनाई है, कैटेगरी ए, बी और सी, ठीक है। सी कैटेगरी में क्या होगा, सी कैटेगरी के अंदर रूरल एरियाज यानी जो गांव में जो गिग वर्कर्स काम करते हैं वो आएंगे सी में। ए में कौन सा आ जाएगा, टायर 1 की सिटीज़, टायर 1, और बी में क्या आ जाएगा, टायर 2 की सिटीज़। टायर 1 आपको पता है बड़े बड़े शहर जैसे कि झारखंड के अंदर धनबाद हो गया, तो ऐसे जो बड़े शहर है, ओके। और टायर 2 में जो वहाँ जो छोटे छोटे शहर है वो, तो जैसे कि इस हिसाब से क्या रहेगा, जो सी है यानी कि जो सी कैटेगरीज में जो सिटीज़ आ रही है उसमें क्या होगा कि वेजेस थोड़े कम होंगे क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंसेस कम होते हैं, खर्चे कम होते हैं लोगों के। वही टायर 1 में सबसे ज़्यादा वेजेस रहेगा कंपेयर करेंगे अगर टायर सी के साथ। तो और हम एक बात करते हैं, एक और है स्टेट राजस्थान, ओके, राजस्थान भी एक पहला स्टेट बन गया था जिसने क्या, गिग वर्कर्स के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ओके, सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर काम करने वाला पहला स्टेट कौन सा है, राजस्थान। मिनिमम वेजेस फिक्स करने वाला पहला स्टेट कौन सा है, तो ये आपका आंसर बनेगा झारखंड। और कितने प्लेटफॉर्म्स है, कितने ई कॉमर्स ऐसे साइट्स है जिन्होंने फिक्स कर दिया है, तो वो आपका आंसर बनेगा कितने हैं, 3 ऐसे ई कॉमर्स साइट्स है जिन्होंने फिक्स कर दिया है। ये चीज़ें समझ में आ गई। पर जो ये तीनों ने फिक्स किया है इन्होंने ये क्लियर नहीं बताया है कि इन्होंने कितनी सैलरी फिक्स करी है, इन्होंने बस कहा है कि अब फिक्स्ड है और वो सैलरी काफ़ी है या नहीं, ठीक है, उनके डेली खर्चे के लिए वो सैलरी काफ़ी है या नहीं ये उन्होंने नहीं बताया है।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द रीसेंट एब्रिट्रेशन अवार्ड। ठीक है, एब्रिट्रेशन अवार्ड, ये पूरा मुद्दा क्या है, देखो क्या है कि है ना, रतन टाटा को हम सब जानते हैं, टाटा, ओके। और हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। इन दो चीज़ों के बीच में क्या हुआ है, लफड़ा हो गया है। ठीक है, कुछ कहा सुनी समझो, एक बहुत बड़ा सा मैटर हो गया। हुआ क्या, टाटा ने अपना एक प्लांट लगाया था, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, और लगभग 1000 करोड़, ठीक है, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया था टाटा ने। और वो जो ज़मीन थी, कैसी ज़मीन थी, एग्रीकल्चरल ज़मीन थी, एग्रीकल्चरल ज़मीन थी। और ये टाइम है लगभग 2000 का, ठीक है, 2000 का टाइम है, तब ये चीज़ हुआ था। टाटा जो है, टाटा के अपने नैनो कार देखिए, नैनो कार का ही प्लांट है, तो वो प्लांट लगाने रतन टाटा ने ऐसी डील करी होगी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ। तो जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, उन्होंने वहाँ का एग्रीकल्चरल जो लैंड था वो ऑफर किया रतन टाटा को। उस समय बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुई थी। क्या कंट्रोवर्सीज हुई थी कि वो एग्रीकल्चरल ज़मीन है, तो जो वहाँ के फार्मर्स होंगे, जो किसान के जो राइट्स है, ठीक है, उनकी जो पर्टिकुलर उनकी जो डिमांड्स है, उसके साथ उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पर उस समय वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है, उनका क्या कहना था कि अगर यहाँ पे नैनो प्लांट लगता है, ठीक है, मीन्स नैनो कार के अगर हम यहाँ पे प्लांट लगाते हैं, तो उससे क्या होगा, थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट होंगे, यानी कि नया जो यूथ है उनके पास नौकरियों का बहुत बड़ा क्या होगा, बाजार लग जाएगा, बहुत सारी नौकरियां आएगी। पर अभी क्या हुआ, अभी ये कंट्रोवर्सी वापस हुई है, जिसकी वजह से रतन टाटा को अपना ये प्लांट वेस्ट बंगाल से हटा के गुजरात में शिफ्ट करना पड़ रहा है। कहाँ करना पड़ रहा है, गुजरात के अंदर, ठीक है, गुजरात के अंदर फिक्स करना पड़ रहा है, जिस वजह से अब क्या है कि वेस्ट बंगाल इनको कुछ अमाउंट पे करेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा खर्चा कर लिया है, तो वो कुछ अमाउंट पे करेगी, यही बात है। पूरी कहानी समझ में आ गई। आपका आंसर क्या बनेगा, टाटा मोटर्स वॉन द एब्रिट्रेशन। टाटा मोटर ने क्या किया है, ये जो डील थी वो जीत ली है अवार्ड, एंड इज एंटाइटल टू रिकवर। उनको कितने पैसे मिलेंगे, 765.78 करोड़ रुपए। लगभग उन्होंने कितना खर्च कर दिया था, अभी हमने डिस्कस किया, 1000 करोड़ रुपए के लगभग वो इन्वेस्ट कर चुके थे उस प्लांट में। रिकवर कितना हो रहा है, 765 करोड़ रुपए, ठीक है, और विथ 11% इंटरेस्ट, 11% इंटरेस्ट। कब से, 2016 से, ठीक है, 2016 से 11% इंटरेस्ट के साथ ये अमाउंट कौन पे करेगी, वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो पे करेगी। इस हिसाब से आपका आंसर क्या बनता है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी विल इनॉग्रेट एंड लॉन्च इन मेहसाना डिस्ट्रिक्ट। देखो, प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जो है, ये हर कुछ ना कुछ दिनों में कोई नए चीज़ें इनॉग्रेट करते हैं, नई नई चीज़ें करते हैं, पहले वो देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर जी कभी भी न्यूज़ में रहते हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कुछ किया है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जब भी उनका नाम आए, एक बार कुछ चीज़ें हम लेके चलते हैं। जैसे अगर आप जुड़े हुए हो हमारे साथ कंटिन्यू, तो काफ़ी तो आपको लर्न हो गया होगा। सबसे पहले देखते हैं क्या किया है। नवरात्रे के टाइम उन्होंने माड़ी नाम का एक सॉन्ग रिलीज़ किया था, और ये सॉन्ग कैसा था, गुजराती में सॉन्ग था, 4 मिनट 40 सेकंड का सॉन्ग था। मीत ब्रदर्स ने सॉन्ग गाया था, और दिव्या कुमार कौन है, इसके सिंगर है। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम। और अगर बात करें तो प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल विकास केंद्र, कितने, 511। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल विकास केंद्र। ये क्या, 511 ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे। कहाँ बनाया जा रहा है, महाराष्ट्र में, ओके, महाराष्ट्र के अंदर ये वाले केंद्र बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र में जो ये केंद्र बनाए जाएंगे, पर्टिकुलरली इसका क्या काम है कि एक एक केंद्र 100 जनों, 100 ऐसे यंगस्टर, 100 ऐसे यूथ होंगे, युवा होंगे, उनको क्या करेगा, प्रशिक्षित करेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार के लिए रेडी करेगा। और बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या किया है, 3rd मैरीटाइम इंडिया समिट, ओके, 3rd मैरीटाइम इंडिया समिट भी अभी अभी इन्होंने इनॉग्रेट किया है। और बात करें हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, तो इन्होंने 37th नेशनल गेम्स
नेशनल गेम्स भी इन्होंने इनॉग्रेट किया है। और अगर बात करें तो P20 की जो पार्लियामेंट्री स्पीकर्स की जो मीटिंग थी वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट बात करें, सबको पता है G20 इवेंट को मेन चेयर किन्होंने किया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोदी जी डे टू डे लाइफ में अलग अलग करते रहते हैं। और दिखाती हूँ मैं आपको, राजस्थान के अंदर 5000 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही 5000 करोड़ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रहा राजस्थान के अंदर शिलान्यास किया है इन्होंने। अब हमारा क्वेश्चन है, अभी इन्होंने कहाँ, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में क्या किया है, कुछ नए इनॉग्रेशंस किए हैं। तो उसका टोटल बजट कितना है? अगर इसकी बात करूँ, इस प्रोजेक्ट की स्पेशली बात करूँ, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही है, जैसे कि साबरमती रिवर जो है और साबरमती के ऊपर जो ब्रिज कन्वेंशन, ऐसी चीज़ें बनाई जाएगी। नेक्स्ट बात करें तो मेहसाना और अहमदाबाद, ठीक है, यहाँ दोनों जगह यहाँ की जो रेलवे स्टेशन है तो रेलवे ट्रैक्स बनाई जाएगी। कितनी? 77 किलोमीटर मेहसाना के अंदर, 182 किलोमीटर्स कहाँ पे, अहमदाबाद के अंदर। ये सब इस प्रोजेक्ट के अंदर होगा। तो इसके लिए टोटल कितना अमाउंट फिक्स किया गया है? 5950 करोड़ रुपए जो अमाउंट है वो इसके लिए आपका फिक्स किया गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास, व्हाट इज द फोकस ऑफ ग्रीन इनिशिएटिव। ग्रीन इनिशिएटिव आप आजकल हर जगह सुन रहे होंगे, ग्रीन इनिशिएटिव सुन रहे होंगे, साथ ही साथ आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप ये सुन रहे होंगे, ग्रीन एनर्जी सुन रहे होंगे। ओके, ग्रीन एनर्जी की बातें सुन रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन फ्यूल, ये तो ये जो भी चीज़ें हैं, सोलर प्लांट हम देख रहे हैं, ये सब क्या है? बेसिकली ये जो भी चीज़ें की जा रही है किसके लिए की जा रही है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए। और इसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहेगी? ऑफ कोर्स बहुत ऑब्वियस है, नेचर इन्वॉल्व रहेगा, हमारा जो प्रकृति है साफ सुंदर सुरक्षित स्वच्छ सब होना चाहिए, वाटर भी स्वच्छ पानी चाहिए, कल्चर हमारे कल्चर को संजो के रखना है। कल्चर से एक चीज़ याद रखना, इंडिया में इस बार जो G20 मीटिंग हुई थी, ओके, G20 मीटिंग हुई थी, इसके अंतर्गत एक बिल्डिंग बनाई गई थी, कितने में? 27,000 करोड़ में, नहीं सॉरी 2700 करोड़ में, 2700 करोड़ में क्या बनाई गई थी? एक बिल्डिंग बनाई गई थी। इसका नाम क्या है? भारत मंडपम। ओके, भारत मंडपम। लागत आपसे पूछ लिया जाएगा, एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि भारत मंडपम बनाने में कितने पैसे लगे थे, तो 2700 करोड़ रुपए लगे थे। 2700 करोड़ कितने में से लगा था? टोटल 4100 करोड़ रुपए दिए गए थे G20 के बजट को। ओके, G20 का जो टोटल बजट था उसके लिए 4100 करोड़ रुपए दिए गए थे, और 4100 करोड़ में से 2700 करोड़ वन एंड ओनली किस पे लगा? भारत मंडपम बनाने के लिए। और भारत मंडपम किस थीम पे बनाया गया? क्या थीम था उसका? तो आपने देखा होगा उसको, अगर बिल्डिंग के आपने पिक्चर्स देखी होगी तो सबसे आगे एक नटराज की मूर्ति है, शिव जी की डांस करते हुए फॉर्म में मूर्ति है, और साथ ही साथ उसके अंदर बहुत सारा साइंटिफिक डेटा, साइंटिफिक लाइट्स, पूरी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर एक चीज़ भरपूर भरा हुआ है। तो इस बार का थीम, किस थीम से भारत मंडपम बनाया गया है आपका? तो आप याद रखोगे कौन से थीम से? कल्चर विथ मॉडर्निटी। ओके, कल्चर विथ मॉडर्निटी के थीम से क्या बनाया गया है आपका? भारत मंडपम। ठीक है, कितने में बनाया गया है? 2700 करोड़ के अंदर। आपका आंसर क्या बनेगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि नेचर, वाटर, कल्चर, इन तीनों के ऊपर ध्यान देना है। किसका मेन फोकस रहेगा? ग्रीन इनिशिएटिव का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिसर्च दैट द चाइनीज रिसर्चर्स वेसल शियान 6 इज शेड्यूल्ड टू कंडक्ट ऑफ द श्रीलंका कोस्ट। ठीक है, जो श्रीलंकन कोस्ट है वहाँ से, यहाँ देख लो, चीन अनुसंधान जो पोत है शियान 6, नाम याद रखना, नाम क्या है? शियान 6, चियान 6। वो कहाँ से?
श्रीलंकाई तट पर किस प्रकार का अनुसंधान करने वाला है, कैसा, ठीक है, किस तरीके का एक्सपेरिमेंट करेगा। कौन? शियान 6, जो शियान 6 है वो किस तरीके का एक्सपेरिमेंट करेगा, कैसा एक्सपेरिमेंट करेगा? मराइन साइंटिफिक रिसर्च। कैसा रहेगा? मराइन साइंटिफिक रिसर्च। अभी अभी इंडिया ने क्या क्या किया है? चंद्रयान, इंडिया का चंद्रयान 3 जो है लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च कब हुआ था? 14 जुलाई को। लैंड कब हुआ है? 23 अगस्त को। 23 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? नेशनल स्पेस डे। ओके, नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाएगा? 23 अगस्त को। इसके बाद अभी एक नई चीज और लॉन्च की गई है, क्या? गगनयान। गगनयान, ये जो गगनयान है ये कैसा था? सिर्फ टेस्ट के लिए था, मीन्स अभी इसके अंदर इंसान नहीं भेजे गए हैं। ये पहला इंडिया का एक स्पेस मिशन है। गगनयान क्या है? एक स्पेस मिशन है। और कैसा स्पेस मिशन है? जिसके अंदर पहली बार इसरो क्या करेगा? ह्यूमन बीइंग्स को स्पेस में सेंड करेगा। कहाँ पे सेंड करेगा? अगर ये अर्थ है, ठीक है, अगर ये अर्थ है तो अर्थ का जो सबसे लोअर ऑर्बिट है ना, लोअर स्पेस ऑर्बिट है, उस वहाँ पे ये सेंड करेगा। बहुत दूर कहीं मून पे नहीं भेज रहे, मार्स पे नहीं भेज रहे, कहाँ भेज रहे हैं? अर्थ के लोअर ऑर्बिट में भेज रहे हैं, ठीक है। अभी जो था वो सिर्फ टेस्ट था कि क्या सही से वहाँ जा पाता है, नहीं जा पाता, कैसे रहेंगे लोग, सब कुछ चेक करना जरूरी है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द श्रीलंकन गवर्नमेंट एजेंसी दैट इज कोलैबोरेटिंग विद द शियान 6। अभी हमने देखा शियान 6 के बारे में, ठीक है। शियान 6 कैसा है? मैराइन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जा रहा है ऑन इट्स रिसर्च मिशन, ठीक है। तो ये कैसा है? ओके, व्हाट इज द नेम, क्या नाम है श्रीलंकन गवर्नमेंट एजेंसी का? उस एजेंसी का क्या नाम है जो शियान 6 रिसर्च में हेल्प करेंगे? तो क्या नाम है? नेशनल एक्वेटिक रिसोर्सेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी। और बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ रुहाना। ये दोनों यानी NARA और यूनिवर्सिटी ऑफ रुहाना दोनों ही इसमें क्या करेंगे? एजेंसी जिसमें इन्वॉल्व रहेगी। किसमें? शियान 6 में दोनों ही यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व रहेगी। बोथ A एंड B आपका आंसर बनता है। अगला चलते हैं हम लोग, व्हाट इज द नेम ऑफ रिसेंटली डिस्कवर्ड मशरूम स्पीसीज। ठीक है, मशरूम खाते हैं हम लोग। मशरूम है ना, ऐसे ही नहीं खाना चाहिए। 100% के अंदर 90% ऐसे मशरूम होते हैं जो कैसे होते हैं? जानलेवा। तो कभी भी कोई भी मशरूम उठा के नहीं खा लेना चाहिए। मशरूम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। ज़्यादातर जो उनकी वेराइटीज़ होती है वो कैसी होती है? जानलेवा होती है, टॉक्सिक होती है। तो मशरूम का नया एक वेरिएंट आया है, नया एक स्पीसीज देखा गया है। ओके, इन द कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स के अंदर। ओके, कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स के अंदर। आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। जो मशरूम खोजा गया है उसका नाम क्या है? सुनो इधर, कैंडिडोमाइसिस अल्बोसोक्यूमोसिस, ठीक है। साइंटिफिक नेम्स हैं, ऐसे ही होते हैं। आप मुझे बताओगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैंगो। ओके, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? ओके, इतना हिंट दे देती हूँ, इंडिया से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। इंडिया से रिलेटेड कुछ है, शायद तुम लोगों को याद आ जाएगा। डन, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड मशरूम। अभी जो नया मशरूम खोजा गया है उसकी क्या अलग फीचर्स है? जो कहाँ पे खोजा गया है? वेस्टर्न घाट्स के अंदर। अभी अभी हमने मशरूम के बारे में पढ़ा। अब उसके क्या क्या फीचर है? वो डेलिकेट है, दिखने में बहुत सॉफ्ट सा, नाजुक सा। वैसे भी मशरूम ऐसे तोड़ते वो टूट, है ना। कभी देखा अपने गार्डन्स के अंदर देखे होंगे, पेड़ के नीचे पे ऐसे साइड में कहीं कोने पे ऐसे पड़ा रहता है ना, छतरी जैसा। अपन क्या करते हैं? उसको उठाते हैं, वो टूट जाता है, बहुत डेलिकेट होता है। तो ये वाला भी कैसा है? बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है और हनी येलो कैप है। कैसा है? हनी येलो कैप है। यानी कि आपने देखा होगा जो मशरूम होता है, मशरूम के ऊपर ऐसे एक कैप लगी हुई होती है, ठीक है। तो ये जो कैप है ये कैसी है? येलो कलर जैसी, हनी यानी शहद जैसी येलो कलर की ये कैप है। और बात करें बेल शेप्ड, बेल यानी कि यहाँ दिख रहा है, ये भी घंटी के शेप में ही है। ज़्यादातर मशरूम ऐसे ही होते हैं, घंटी के शेप में। ओके, तो ये कैसा है? बेल शेप्ड है, घंटी जैसा है।
कैप विथ वाइट वूली स्केल लाइक स्ट्रक्चर। वाइट वूली स्केल लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो ये लाइनें होती है हम सबको पता है, ऐसे ऐसे पतली पतली लाइनें होती है इसके अंदर, तो ऐसी स्केल लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर। कैप डायामीटर रेंजिंग फ्रॉम 12 मीटर टू 38.5 मीटर। जो ये डायामीटर है यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 12 मिलीमीटर से लेकर 38.5 मिलीमीटर इसका रेंज है। आपका आंसर क्या बनेगा? और इसकी हाइट कितनी है 58 मिलीमीटर। ऐसे ही जितने रेगुलर साइज अपन ने देखी है मशरूम्स की, उसी उतने ही रेगुलर साइज के अंदर ये आपको मिलेगा 58 मिलीमीटर क्या है इसकी हाइट है। 12 मिलीमीटर से लेकर 38.5 मिलीमीटर क्या रहेगा इसकी डायामीटर रहेगा, वो जो ऊपर बेल जैसा कैप है। आंसर क्या बनेगा? ABC यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ऊपर दिए गए सारे आपके करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर बनता है। अगला चलते हैं हम लोग। इन विच ऑर्बिट इज द SSAMUSAT यानी सैटेलाइट प्रोजेक्ट टेंटिवली शेड्यूल टू बी लॉन्च्ड। नाम याद रखना, क्या नाम है? SSAMUSAT। ये जो सैटेलाइट है कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, किस ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा? ओके, एक बार एक काम करते हैं, इसरो, ठीक है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनके अभी आपके इसकी चीफ कौन है? इसरो की चीफ कौन है? एस सोमनाथ। ओके, एस सोमनाथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनसे पहले कौन थे? के सिवान। के सिवान इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो चंद्रयान मिशन था वो स्टार्ट किन्होंने किया था? के सिवान जी ने, ठीक है, स्टार्ट इन्होंने किया था। और बात करें हम लोग इसरो की स्थापना किन्होंने की थी? तो इसरो की स्थापना की थी साराभाई ने। साराभाई, कौन से साराभाई? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई की बात करें तो इंडिया में IIM अहमदाबाद जो है उसका भी उसकी भी स्थापना किन्होंने करवाई थी? विक्रम साराभाई ने करवाई थी। ठीक है, वापस आते हैं तो ये कहाँ पे जाएगा? लो अर्थ ऑर्बिट में। अर्थ का जो सबसे पास वाला जो ऑर्बिट रहेगा, हमने अभी डिस्कस किया था गगनयान में, सबसे जो लोअर ऑर्बिट रहेगा अर्थ का, वहाँ पे ये जो SSAMU सैटेलाइट है वो वहाँ पे क्या करेगा? वहाँ पे जाके मीन्स वो उसकी पोजीशन है, वहाँ जाके फिर वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था आदित्य, आदित्य का नाम क्या था? आदित्य L1। तो L1 उसका नाम क्यों था? क्योंकि वो क्या करेगा, जो लैग्रांजेस पॉइंट होता है उसके L1 पॉइंट पे वो चला जाएगा और उसके बाद वो अपना जो भी उसका वर्क है, जो उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है सन की, वो वहाँ से कलेक्ट करेगा। तो इस हिसाब से इसका नाम क्या था? आदित्य L1। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? हम सबको पता है कब आता है, किन के नाम पे ये बना गया है? जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर, ओके, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट पहले होम मिनिस्टर थे इंडिया के कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे पहले गृह मंत्री थे। कहाँ के? इंडिया के। उनके नाम पे ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्यों बनाई गई है? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो जब हमें आज़ाद यानी कि जब हम 1947 के अंदर जब हम आज़ाद हुए थे, ओके, 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तब हमें इंडिया, जो हमें आज का जो मैप मिलता है इंडिया का, ओके, आज का मैप जो हमें इंडिया का मिलता है, ओके, ऐसा है। तो इंडिया का जो हमें मैप मिलता है तो सेम ये मैप नहीं था, बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था, बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था। 580 अप्रॉक्स 580 के लगभग क्या थे? प्रिंसली स्टेट्स थे। अलग अलग पार्ट में इंडिया था, ठीक है, पार्ट में डिवाइडेड था। इसको पूरा एक मैप इंडिया का, इसको पूरा एक मैप किन्होंने बनाया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ओके, इसीलिए हम इस दिन यूनिटी डे भी मनाते हैं। और ये जो मूर्ति है वो कितने फीट ऊंची है? 182 182 मीटर की ऊंची है, 182 मीटर ऊंची है। एक चीज और ध्यान रख लो, ये कब बनाई गई थी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कब बनाई गई थी? जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 143rd, ठीक है,
143rd बर्थडे था, 143वां बर्थडे था, और अभी ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने अपने टोटल 5 साल पूरे कर लिए। 5th एनिवर्सरी रही है किसकी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। ऐड करके आप अभी कितने साल के हुए आप निकाल के कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 143 पहले, 5 अभी। ओके, व्हाट इज द बेसिक कैलकुलेशन तो सबको आता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर दैट इंडियन फोर्स क्रॉस्ड देयर वे टू ढाका ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर? जब लिबरेशन वॉर था तब जो इंडियन फोर्सेस थे, ठीक है, इंडिया की जो फोर्स थी उसने कौन सी नदी पार की थी? कौन सी नदी पार की थी उन्होंने? मेघना रिवर। कौन सी रिवर पार करी थी? मेघना रिवर आपका आंसर बनेगा। पद्मा रिवर कैसे बनता है? पद्मा और मेघना ये दोनों के दोनों रिवर्स है। ये क्या है? गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। गंगा निकलती है गंगा फरका के अंदर। ओके, क्या नाम है? फरका। फरका के अंदर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। फरका बांग्लादेश में है, फरका में 2 रिवर्स में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन सी? पद्मा और मेघना, ठीक है। पद्मा क्या है? मुख्य रिवर। आगे चलते हैं हम लोग। विच स्टेट इन इंडिया हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड अ हॉल मार्किंग सेंटर? हॉल मार्किंग सेंटर किसका? उसकी जितने भी 14 के 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें क्या हॉल मार्किंग सेंटर्स लगाए जाएंगे। बेसिकली ये बात क्या हो रही है? किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? गोल्ड के बारे में। ओके, किसकी बात हो रही है? गोल्ड के बारे में। अब हमने क्या डिसाइड किया था? जब भी स्टेट्स आएंगे तो हम क्या करेंगे? उससे रिलेटेड उनके चीफ मिनिस्टर्स डिस्कस करेंगे। तमिलनाडु, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर अब तक याद हो जाने चाहिए। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन, ठीक है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धारमैया, SIDDA, ठीक है, सिद्धारमैया। ओके, केरल की कौन है? पिनरई विजयनन। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। ओके, और ये इनिशिएटिव कौन से गवर्नमेंट का है? तो ये इनिशिएटिव है आपकी केरल गवर्नमेंट का। केरल गवर्नमेंट ने क्या कहा है? जितने भी गोल्ड है, ओके, जितने भी गोल्ड से रिलेटेड मर्चेंट है, कितने हैं? 12,000 मर्चेंट्स। 12,000 ऐसे दुकानदार हैं जो कि क्या करते हैं? गोल्ड का लेन देन करते हैं। कहाँ? केरल के अंदर। तो अब वो जितने भी गोल्ड के आइटम सेल करेंगे उनके ऊपर क्या रहेगा? हॉलमार्क होना जरूरी है। हॉलमार्क क्या कर दिया है? उसके लिए सेंटर्स बना दिए हैं। ये सब बेसिकली क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो केरल को गोल्ड का हब बनाना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट तुलसी पीठ? जो तुलसी पीठ है उसके लिए इनमें से कौन सी सबसे कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट? इट इज़ अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। हाँ, वो डेफिनेटली एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 के अंदर। अगला है, इट इज़ अ मेजर पब्लिशर ऑफ हिंदू रिलीजन लिटरेचर। वो क्या करता है? तुलसी पीठ क्या करता है? हिंदू रिलीजन के भी जो भी लिटरेचर्स हैं, बुक है, उनको क्या करता है? उनको छापता है। और बात करें, इट हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन वेरियस चैरिटेबल एंड सोशल सर्विस इनिशिएटिव। जितने भी वेरियस चैरिटेबल और सोशल सर्विस यानी कि चैरिटी देने में, सोशल सर्विस करते हैं, अपन किसी की हेल्प करते हैं, किसी की मदद करते हैं, समाज के सुधार के लिए कुछ काम करते हैं, उन सब में इस तुलसी पीठ जो संस्थान है उसने क्या करा है? बहुत सारा काम करा है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे पॉइंट्स सही हैं। हमने डिस्कस कर लिया, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। करंट अफेयर्स के हमने क्या देखे अभी? एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट थे। कोई फालतू का एमसीक्यू नहीं लगा होगा आपको एग्जाम्स में, उनमें से कुछ भी पूछा जाएगा। अगला क्या है? SK खन्ना को क्या बनाया गया है? कॉन्वेयर बनाया गया है। कॉन्वेयर का मतलब क्या समझोगे? कॉन्वेयर का मतलब कि अब वो इन्फॉर्म करेंगे GST की मीटिंग कहाँ होगी, कौन कौन आएगा, किनको बुलाना है, वो सारा काम कौन करेंगे? SK खन्ना करेंगे। GST की बात करें तो GST की स्थापना मीन्स GST कब लागू हुआ इंडिया में? 1 जुलाई 2017, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को GST लागू हो गया। GST जो इसके CEO होते हैं, ठीक है। जो GST के CEO कौन है? तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वही CEO होते हैं। कौन है? निर्मला सीतारमन जी।
ओके, कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि पहले सबसे फर्स्ट जो है ना सीईओ कौन थे, ठीक है, जीएसटी के फर्स्ट सीईओ कौन थे, ये भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसका आंसर क्या लिखोगे आप? अरुण जेटली। ओके, अरुण जेटली कौन थे? फर्स्ट सीईओ थे किसके? जीएसटी के। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, हम डिस्कस करते हैं आगे। एस के खन्ना को तो कन्वेयर बनाया गया है। आगे उत्तर प्रदेश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है सुरेश कुमार खन्ना इज लाइकली टू बी नेम्ड एज द कन्वेयर ऑफ द 7 मेंबर जीएसटी रेशनलाइजेशन पैनल। ओके, 7 मेंबर्स का बोर्ड ऑफ मीटिंग होता है, उनके कन्वेयर किनको बनाया गया है? एस के खन्ना को। आगे बात करते हैं, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल के जो फाइनेंस मिनिस्टर है क्या नाम है? चंद्रिमा भट्टाचार्य। और बिहार के जो फाइनेंस मिनिस्टर है क्या नाम है? विजय कुमार चौधरी। वो भी क्या करेंगे? उस मेंबर के पैनल को ज्वाइन करेंगे और किनको रिप्लेस करेंगे? अमित मित्रा को और तर्किशोर प्रसाद को। ठीक है, अमित मिश्रा और तर्किशोर प्रसाद को रेस्पेक्टिवली रिप्लेस करेंगे। अगला है हमारे पास इंटरनेशनल सोलर अलियांस असेंबली टेक प्लेस इन, कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली के अंदर। किसकी मीटिंग? सोलर अलियांस की। कौन सी मीटिंग रही थी? 6th सेशन रही थी। ओके, कौन सी मीटिंग रही है? 6ठा सेशन रहा है। द इंटरनेशनल सोलर अलियांस असेंबली गॉट अंडरवे इन, और ये इवेंट कहाँ पे रही है? न्यू दिल्ली के अंदर। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कहाँ रही है? न्यू दिल्ली के अंदर। कौन सी इवेंट? इंटरनेशनल सोलर अलियांस असेंबली। इंटरनेशनल सोलर अलियांस असेंबली कहाँ रही है? न्यू दिल्ली के अंदर। सेशन कौन सा रहा है? 6ठा सेशन रहा है। ओके, एट द इनॉग्रल सेशन ऑफ 4 डेमोन्स्ट्रेट प्रोजेक्ट्स वर इनॉग्रेटेड इन द मालावी। ठीक है, 4 ऐसे, इस इवेंट के दौरान कितने? 4। ओके, 4 ऐसे प्रोजेक्ट्स क्या हुए हैं? लॉन्च हुए हैं। 4 ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात किया गया है। कहाँ कहाँ पे? मालावी में, फिजी में, सियाचेल्स में और किरीबत्ती में। ये 4 जगह है जहाँ पे ये 4 अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है। आगे डिस्कस करते हैं, एक आपके पास किससे? स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर बात करें तो अभी अपन कुछ चीज़ें देख लेते हैं, रिवाइज कर लो, काम ही आएगा। एशियन गेम्स जो था, एशियन गेम्स अब तक सबको लर्न हो गया होगा। कहाँ से कहाँ? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक रहा था। कहाँ पे था? हैंगजाऊ चाइना के अंदर। सेम यहीं पे एक और इवेंट रहा था, उसका नाम क्या है? पैरा एशियन गेम्स। पैरा एशियन गेम्स। ये कब से कब तक रहा है? तो इसकी डेट है आपके पास 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक। कब? 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक। ये भी कहाँ रहा था? हैंगजाऊ चाइना के अंदर ही रहा था। ओके, आगे इसके अंदर इंडिया 107 मेडल्स लेकर आया था। और रैंक कौन सी रही थी इंडिया की? इसमें इंडिया की रैंक रही थी 4th। अगर एशियन पैरा गेम्स की बात करें तो इसमें इंडिया 111 मेडल्स लेकर आया था और रैंक कौन सी रही इंडिया की? 5th रैंक रही है। ठीक है, अभी क्या चल रहे हैं? अभी हमारे नेशनल गेम्स चल रहे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेशनल गेम्स चल रहे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स के हिसाब से। कौन सा संस्करण है? 37th नेशनल गेम्स है, गोवा के अंदर चल रहे हैं ना। गोवा के अंदर, गोवा के मंड गांव में ये है इवेंट। और बात करें तो ये कब से कब तक है? तो ये स्टार्ट हुआ है 26 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है और 9 नवंबर 2023 तक ये इवेंट चलेगा। ओके, इसके अंदर देश के 10,000 से ज़्यादा एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग वापस हमारे न्यूज़ के ऊपर। यहाँ न्यूज़ क्या है? एक नया गेम है। कौन सा गेम है? एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप। क्या नाम है? एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप। कौन सा? 4th। ओके, आफ्टर सिक्योरिंग द 4th प्लेस, चौथा प्लेस के बाद शी गारंटेड हर पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक कोटा। ठीक है, अब 4th पोजीशन आया है इनका, तो अब इनका डायरेक्ट एंट्री कहाँ है? ओलंपिक में
इन्होंने अपनी सीट फिक्स कर ली है, सुनिश्चित कर ली है। नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होने वाला है? नेक्स्ट ओलंपिक होने वाला है आपका पेरिस में, ठीक है, पेरिस फ्रांस में रहेगा। द ऑन गोइंग एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हो कहाँ पे रहा है? चांगगांव साउथ कोरिया के अंदर, ठीक है, चांगगांव साउथ कोरिया में इवेंट रहेगा। श्रीलंका शॉट 440.5 टू बो आउट आफ्टर द 43rd शॉट ऑफ द 45 शॉट, ठीक है, 43 शॉट्स मारे उन्होंने टोटल 45 शॉट्स में। नेक्स्ट है आपके पास इंटरनेशनल जूरी अनाउंस द फॉर द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो नेक्स्ट है कहाँ होने वाला है? गोवा में। कौन सा संस्करण है? 54th। बात करें तो कब से कब तक रहेगा? 20 से लेकर 28 नवंबर तक ये इवेंट रहेगा। इसमें कुछ फिल्म प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स, वो उन्होंने क्या किया है, इस मीन्स वो उस जूरी के अंदर थे जिन्होंने डिसाइड किया कि 54th कहाँ रहेगा, कब से कब रहेगा। कौन कौन है? शेखर कपूर, ठीक है, शेखर कपूर है क्या? फिल्म मेकर है। जॉस लुई एल्कीना, ये कौन है? ग्राफर है। नेक्स्ट बात करें जर्मोई पिलार्ड, ये कौन है? फिल्म प्रोड्यूसर है। कैथरीन दुसार्ट, ये भी फिल्म प्रोड्यूसर है। और हेलन लीक, ये क्या है? फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म निर्माता है, फिल्म निर्माण करने का जो काम करते हैं। हम सब बहुत ही अच्छे से अवेयर हैं इन सब चीज़ों से। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल बी टेक प्लेस फ्रॉम, कब से कब? 20 से 28 नवंबर तक रहेगा। कहाँ पे रहेगा? गोवा के अंदर। क्या नाम है? इंटरनेशनल फिल्म। और ये रहेगा कहाँ पे? इंटरनेशनल एंड नेशनल फिल्म इंडस्ट्री टैलेंट विल बी गैदर फॉर सेलिब्रेशन ऑफ द वर्ल्ड सिनेमा। सिर्फ इंडिया के नहीं, इंडिया के बाहर के भी जो भी सिनेमा जगत से जुड़े लोग हैं, उन सब की इवेंट्स, उन सब की जो टैलेंट्स है यहाँ शोकेस किया जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। हमने ये न्यूज़ थोड़ी अभी एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस किया था, थोड़ा डिटेल न्यूज़ था, थोड़ा अच्छा टॉपिक था, इसलिए हम वापस लेकर आए हैं यहाँ पे। क्या है? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कितना पे करने पड़ेंगे? 766 करोड़ रुपए कौन देगा? टाटा मोटर्स को देगा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल आस्क वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कहा है कि इतने रुपए आपको टाटा मोटर्स को देना है। क्यों देना है? क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? जो सिंगर के अंदर प्लांट था, ओके, सिंगर के अंदर नैनो कार की जो प्लांट थे टाटा कंपनी की, टाटा मोटर्स की, तो उसको उठाकर रतन टाटा जी को कहाँ? गुजरात शिफ्ट करना पड़ा है। इतना बहुत बड़ा लॉस ही है, बहुत बड़ी सारी चीज़ें वापस इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट उनको पे करेगी। टाटा मोटर्स हैड टू शिफ्ट, क्या करना पड़ा उन्हें? शिफ्ट करना पड़ा प्लांट टू प्रोड्यूस स्मॉल कार नैनो प्रोड्यूस करने वाली जो फैक्ट्री थी, इंडस्ट्री थी। सिंगर इन वेस्ट बंगाल, कहाँ सिंगर थी? में वेस्ट बंगाल सिंगर में वो कंपनी थी, यानी कि उनका प्लांट था। अब उनको सनानंद गुजरात में फिक्स करना पड़ा है। अक्टूबर 2008 ड्यू टू लैंड रो, मैंने आपको बताया था 2000 में ये उनको लैंड अलॉट हुई थी, 2008 में ये कंट्रोवर्सी आ गई, ऐसा हुआ है। और अभी तक लगभग 1000 करोड़ रुपए हमने डिस्कस कर लिया। टाटा मोटर्स ने 1000 करोड़ रुपए ऑलरेडी कहाँ इन्वेस्ट कर चुकी थी वो लोग? सिंगर में, इसलिए उनको पे बैक करना है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग रन फॉर यूनिटी। क्या है? एक कैंपेन है रन फॉर यूनिटी। इवेंट इन लखनऊ, कहाँ पे रहा है? लखनऊ में। ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी पे एक कैंपेन चलाया गया। क्या नाम है? रन फॉर यूनिटी। रक्षा मंत्री प्रिसाइडेड ओवर रन फॉर यूनिटी इवेंट एट कमोमोरेट द 148th बर्थडे। कितने साल के हो गए? 148th बर्थ एनिवर्सरी किनका? आयरन मैन ऑफ इंडिया का। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ओके, द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसने ऑर्गेनाइज किया है? HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कहाँ पे? लखनऊ में इवेंट रहा है। राजनाथ सिंह ऑल्सो पेड फ्लोरल ट्रिब्यूट्स, यानी उन्होंने क्या किया है? नेशनल यूनिटी जो डे आता है हमारा, कब? 31 अक्टूबर को। कब रहता है? 31 अक्टूबर को। तो उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को।
अगला है मेडल से रिलेटेड आपके पास न्यूज़ है। इसमें क्या है, होम मिनिस्टर जो है हमारे अमित शाह, सबको पता है, स्पेशल ऑपरेशन मेडल अवॉर्डेड फॉर 4 स्पेशल ऑपरेशन। 4 अलग अलग बहुत स्पेशल ऑपरेशंस रहे हैं, उनके लिए स्पेशल ऑपरेशंस अवार्ड उन्होंने दिए हैं। द यूनियन होम मिनिस्टर स्पेशल ऑपरेशन मेडल, नाम क्या है इस मेडल का, यूनियन होम मिनिस्टर्स स्पेशल ऑपरेशन मेडल फॉर द ईयर 2023 विल हैव अवॉर्डेड टू 4 स्पेशल ऑपरेशन। कितने, 4 ऐसे ऑपरेशंस को ये अवार्ड दिया गया। अगर हम बात करें, द मेडल वॉज कंस्टिट्यूटेड, यह स्टार्ट कब से हुआ था, 2018 से। किस लिए स्टार्ट किया गया था, टू रिकॉग्नाइज द ऑपरेशन विच हैव हाई डिग्री ऑफ प्लानिंग, हाई सिग्निफिकेंस और सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। ऐसी चीज़ें जिसमें देश की सिक्योरिटी की बात हो, जिसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती, टेररिस्ट अटैक्स वगैरह होते हैं या फिर कोई सिक्योरिटी ब्रीच का मामला होता है, तो ऐसी चीज़ों के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। सेवरल ऑफिसर्स एंड पर्सनल फ्रॉम, बहुत सारे ऑफिसर्स और पर्सनल्स कहाँ के, सीआरपीएफ के, एनआईए के, एनसीबी और डिफरेंट स्टेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के, ओके, वो उनको सेलेक्ट किया गया किसके लिए, ये अवार्ड देने के लिए। क्योंकि वो जो 4 ऑपरेशन है उनमें कोई भी ये सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे इंस्टीट्यूट से जो पर्सनल्स होंगे, पर्सनल्स यानी कि जो काम कर रहे होंगे, वो इसमें भागीदारी होंगे, उन सब का सब ने पार्टिसिपेट किया होगा, तो उन सबको क्या करेगा, उन सबको ये अवार्ड दिया जाएगा। अगला न्यूज़ है हमारे पास, QR कोड ऑन फूड प्रोडक्ट्स। यहाँ आपको इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, QR कोड है। इसको स्कैन करोगे आपके फ़ोन के स्कैनर से, तो आपको उसकी जो भी प्रोडक्ट की सारी जानकारी है, कितना उसके अंदर मीन्स क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, कितना अमाउंट में डाला हुआ है, मैन्युफैक्चर डेट, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, क्या क्या, एवरीथिंग, सारी डिटेल्स आपको कहाँ, आपके फ़ोन पे मिल जाएगी। इसलिए QR कोड लगाने का नया फिक्स कर दिया गया है कि अब जो भी फूड प्रोडक्ट्स होंगे उनके ऊपर QR कोड लगाना मैंडेटरी है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI जो है, हैज़ रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ QR कोड, यानी QR कोड अब कंपनीज अपने फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाएगी ही लगाएगी। एक्सेसिबिलिटी ऑफ द विजुअल इम्पेयर्ड इंडिविजुअल स्टेटिंग, यानी बेसिकली हम बात करें तो क्या है कि उसकी जो भी इंग्रेडिएंट्स है, जो भी उसमें चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी, क्या चीज़ कितने मात्रा में उसमें डाली हुई है। और एक्सेस टू सेफ फूड फॉर ऑल, और वो आपके लिए कितना सेफ है, नहीं है, ये सारी चीज़ें भी होगी। और आप खुद भी उससे चेक कर सकते हैं कि शुगर का, मान लो शुगर कितना अमाउंट में है इसके अंदर, तो आप चेक कर लोगे कि आपके लिए क्या सही है, नहीं है, लेना, कंज्यूम करना चाहिए या नहीं। तो यही था हमारा आज का सेशन। होप आपको अच्छा लगा। हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने आज डिस्कस किए हैं, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं, SSC के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर SSC आपका सपना है तो पैगासस करियर एकेडमी आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका लेकर आई है। इसके अंदर वो एक फाउंडेशन बैच लेकर आती है जिसके अंदर आपको इंग्लिश, रीजनिंग, GK, GS, मैथ्स सबके एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट आपको मेंटोर्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ SSC जितने भी एग्जाम्स करवाती है उन सब के, जैसे CGL, CPO, CHS, LMTS, स्टैनो, GD, रैली पुलिस, जो भी एग्जाम्स है उन सब के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर और जो नया पैटर्न है उस पर बेस्ड आपको 1000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस ऐप में करना क्या है, कोर्स ज्वाइन करने के लिए पैगासस करियर एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है, जो आपके गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे ही अवेलेबल है। यहाँ से ऐप डाउनलोड करके आपको बेसिकली बहुत छोटा सा स्टेप है, कोर्स के लिए एनरोल करना है। कोर्स के लिए एनरोल करो, उसके बाद जम के पढ़ाई करो, सेलेक्ट हो जाओ। तो होप आपको सेशन पसंद आया हो। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में।